हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज के इस लेक्चर में हम अपवर्तन से रिलेटेड अपना पहला डेरिवेशन करेंगे। और अभी तक हमने जितने भी डेरिवेशंस किए हैं और जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, परावर्तन, अपवर्तन, किरण आरेख, उन सभी में हमने ज्योमेट्री के बेसिक्स रूल्स अप्लाई किए हैं, राइट। इसीलिए हम किरण प्रकाशिकी को ज्यामिति प्रकाशिकी भी कहते हैं, ठीक है। तो अगेन एक छोटा सा कंसेप्ट है ज्यामिति का, वो हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम अपना डेरिवेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक त्रिभुज है ना, तीन भुजाओं से मिलके बनता है एक त्रिभुज। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, आंतरिक कोण होते हैं तीन, और तीन बाह्य कोण होते हैं, ठीक है। तो जिसको मैंने अल्फा, बीटा, गामा से दर्शा रखा है। तो यहाँ पर रूल ये होता है कि जो बाहर वाला कोण होता है, जिसे हम बोलते हैं बाह्य कोण, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। तो बाह्य कोण का मान इसके सामने वाले आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, कोण ए इज इक्वल टू कोण अल्फा प्लस कोण गामा, ठीक है। बाह्य कोण का मान आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। बाह्य कोण को कैसे पहचानना है? अब यहाँ पर तीन बाह्य कोण है, देखो इसको आप, इस भुजा को आपने एक्सटेंड किया इस तरीके से, तो इस वाली भुजा के साथ, ठीक है। ये जो कोण बन रहा है ये होगा हमारा बाह्य कोण। चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ बी कोण, ठीक है। अब ये बाह्य कोण हो गया हमारा बी। तो इसका मान जो होगा इसके सामने वाले, तो इसको नहीं लेना, ठीक है। इसके जो फ्रंट में जो कोण है वो है अल्फा और बीटा। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कि बी कोण का मान होगा अल्फा प्लस बीटा के योग के, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। सपोज ये इस भुजा को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो इन दोनों भुजा के मध्य बनने वाला कोण होगा बाह्य कोण, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी, ठीक है। तो अगर मुझे सी का मान पता करना है तो मैं ऐसे करूँगा, सी बराबर होगा इसके सामने वाले कोण कौन से, ये इस भुजा के ना, अल्फा सॉरी गामा और बीटा। सो गामा प्लस बीटा के योग के बराबर होगा। तो ये हमारा रूल है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके सामने वाले आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, राइट। सेकेंड कह रही है, मैं बता चुका हूँ आपको लघु कोण सन्निकट नियम, कि जब थीटा का मान अति अल्प होता है, छोटा होता है, ठीक है, तो उस केस में अगर आप tan में उस थीटा की वैल्यू रखोगे तो लगभग सेम ही वैल्यू आएगी। ऐसे ही साइन में वो वैल्यू पुट करोगे आप तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं बदलेगा, यहाँ पर सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसलिए हम कैलकुलेशन के पर्पज़ से इसको आसान बनाने के लिए हम tan थीटा की जगह थीटा रख लेते हैं। इसी तरीके से हम sin थीटा की जगह थीटा पुट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं लघु कोण सन्निकट नियम। और लास्ट हमने अपवर्तन का सेकंड नियम पढ़ा था, स्नेल का नियम। सो स्नेल का नियम आप सभी को पता है कैसे अप्लाई करना है सरल तरीके से, ठीक है। स्नेल का नियम, तो शुरू करते हैं अपने डेरिवेशन को हम। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, ठीक है, और ये हमारा है एंड रिजल्ट, जिसे हम देखते देखते आगे बढ़ना है और इस तक पहुंचना है, ठीक है। तो जब आप एक बार यहाँ पर पढ़ चुके होंगे, रिवीजन कर चुके होंगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वस टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। तो ये एंड रिजल्ट आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब मैंने एक यहाँ पर गोलीय सतह बना दी है और ये कांच की है और ये हवा में रखी हुई है, ठीक है। तो इस हवा का अपवर्तनांक ले लेते हैं हम n1 और इस कांच का अपवर्तनांक लेते हैं n2, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक मुख्य अक्ष, क्योंकि हमें वस्तु और प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य अक्ष बनानी पड़ेगी यहाँ पर। सो हम यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये रही। अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो पार्ट है ये वक्र पार्ट है, किसी गोले का पार्ट रहा होगा तो उस गोले का केंद्र भी होगा, ठीक है। तो गोले के केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस C से जाने वाली रेखा हमेशा इस पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। C से जाने वाली रेखा इस पृष्ठ के लंबवत होती है। सो हम यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं। C से जाने वाली रेखा ये इस तरीके से,
राइट। अभिलंब को हम डॉटेड से दर्शाते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम लेते हैं एक वस्तु को, बिंदु वस्तु को लेंगे। बिंदु का मतलब एक डॉट से आपको डिनोट करना है, तो मैंने यहाँ पर बिंदु वस्तु को लिया एक, ठीक है। और वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको ओ से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो और यहाँ पर आपको किरण बनानी है और बस रूल्स ध्यान में रखने हैं। तो देखो, सपोज कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु वस्तु से, जो कि मुख्य अक्ष पर स्थित है, इस बिंदु वस्तु से यहाँ पर इस तरीके से इस सतह पर आपतित होती है। और चूंकि सतह हमारी पारदर्शी है तो ये सतह से ऐसे गुजरेगी। अब ये तो कब है कि जब ये सतह नहीं होती, जब अपवर्तन नहीं होता तो किरण इस तरीके से सीधे सीधे गुजरती। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर ये वायु है, वायु होगा हमारा विरल माध्यम, वायु होता है हमारा विरल माध्यम। और कांच कैसा माध्यम होता है? सघन माध्यम। तो जब प्रकाश से किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब कहाँ पर? ये है। अब इसकी ओर झुक जाएगी तो कैसे जाएगी? इस तरीके से। ये हमने बेसिक रूल्स अप्लाई कर लिया है। यहाँ से ये मुड़ जाएगी और ऐसे इस तरीके से यहाँ से होकर गुजरेगी, राइट। तो वास्तव में तो जाना इसको ऐसे था, लेकिन इस तरीके से यहाँ से गुजर जाएगी, ठीक है। इसको मैं डॉटेड से बता लेता हूँ। अब एक किरण की और हमें ज़रूरत है प्रतिबिंब को बनाने के लिए, राइट। सो माना कि कोई दूसरी किरण है ना इस वस्तु से, ऑब्जेक्ट से सपोज अभिलंबवत आपतित होती है। और जब अभिलंबवत आपतित होती है तो मैंने आपको बताया था स्नेल के नियम से, अगर कोण R का मान 0 होगा तो I का मान 0 है तो R का मान भी 0 होगा और बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। ऐसे गुजरेगी यहाँ पर ये वाली। अब दोनों किरणों ने यहाँ प्रतिच्छेद किया है, ठीक है, यहाँ पर I बिंदु पर। इसे हम I से नाम देंगे क्योंकि प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, सो इसे हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर एक बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब भी बिंदु ही प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एक डायग्राम। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब देखो हमें ये डेराइव करना है ना, तो आप पता करो। देखो N1 कहाँ है? N1 तो वायु का अपवर्तनांक हमने ले लिया, N2 कांच का ले लिया, ठीक है। V दूरी को यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा आपको, V कहाँ पर है। तो इसका जो मध्य बिंदु है इसको तो हम बोलते हैं ध्रुव, और इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, इसलिए इसे P से डिनोट करेंगे। तो P से प्रतिबिंब की दूरी को हम बोलेंगे V, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी को V दर्शाते हैं। तो यहाँ पर V को ले लेते हैं, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हो जाएगी हमारी V। दूसरा U होती है वस्तु की दूरी, है ना। तो इस गोलीय सतह से वस्तु की दूरी को हम U से डिनोट करेंगे। सो ये यहाँ तक, ये हो गई U, ठीक है। अब क्या बचा? R बचा। तो R है इसकी वक्रता त्रिज्या, जो गोलीय पृष्ठ है, छोटा सा पार्ट हमने यहाँ ड्रॉ किया है, इसकी वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी। सो इसे हम R से डिनोट करते हैं, तो यहाँ दर्शा लेते हैं ये दूरी को। अब ये बन गया आपका कंप्लीट डायग्राम, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार आप जब खुद से बनाएंगे तो बिल्कुल दोबारा आपको फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आपको डायग्राम कभी भी रटने नहीं होते हैं, ठीक है। बस फॉर्मूला याद है तो डायग्राम बन जाएगा, और बेसिक चैप्टर वाइज जो भी रूल है वो आपको अप्लाई करने हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो किरण पे बिल्कुल तीर का निशान लगाया है, अभिलंब पे तीर का निशान नहीं बनाना है, ठीक है। अब हम डेरिवेशन जब शुरू करेंगे यहाँ पर, तो देखो मुझे U, V, R इनमें रिलेशन लाना है और अपवर्तनांक भी इनके साथ संबंधित है।
तो मैं क्या सोचता हूँ कि यहाँ पर ये जो जितनी भी दूरियाँ हैं वो मुख्य अक्ष पर है, ठीक है। तो इनमें संबंध लाने के लिए ये आपके सामने त्रिभुज दिख तो रहे हैं, लेकिन परफेक्ट त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये वक्र भुजा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अभिलंब डालूंगा यहाँ पर। तो अभिलंब आप यहाँ से डालेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से। तो आपने एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया। इससे ये होगा फ़ायदा कि आपका ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अभिलंब का होता है सतह के लंबवत। तो अब देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ताकि हम भुजाओं को आपस में रिलेट कर सकें समकोण त्रिभुज की सहायता से, ठीक है। अब अगर आप अभिलंब नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कि ये जो भुजा है ये सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। और वैसे ये जो व्यंजक है वो छोटी वस्तुओं के लिए है, बस हम समझने के पर्पज़ से बड़ा बना रहे हैं। अगर ये जो पॉइंट M है, इसको मैं M डिनोट दे देता हूँ, M का नाम देता हूँ M पॉइंट। अगर ये पॉइंट M है कहीं यहाँ पर होता तो आपको अभिलंब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अगर इतना छोटा डायग्राम बनाते तो फिर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत होगी और एग्जामिनर को भी जांचने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो बस सुविधा के लिए हम बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे कि एक त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट, इसको हम N नाम दे देते हैं, जहाँ पर अभिलंब डाला हमने मुख्य अक्ष पर, ठीक है। अब आपका ये हो गया एक कंप्लीट डायग्राम। तो ये हमारी स्टेप फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको स्टेप में ही वर्क करना है, जब तक आप निपुण नहीं हो जाए आपको स्टेप में वर्क करना है, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप रहती है हमारी इसकी थ्योरी लिखना, ठीक है। अब आप में से बहुत जनों को तो लिखना आता है, लेकिन हो सकता है आप में से कई जनों की दिक्कत होगी, सर हमें थ्योरी नहीं लिखी जाती। तो देखो मैंने हमेशा से ही बताया आपको, थ्योरी कोई बड़ी यहाँ पर बात नहीं है, आप थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो आ जाएगी, है ना। और वैसे भी डायग्राम को देख के लिखना है, जो जो आपको दिख रहा है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। शुरुआत करो आप चित्र से। सो आप लिख सकते हैं कि चित्रानुसार एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर स्थित है, जिससे निकलने वाली पहली किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा दूसरी किरण अभिलंबवत आपतन की स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर सीधी गुजर जाती है और यह पहली किरण को बिंदु I पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो यहाँ की बात हो रही है, देखो ये पहली किरण इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक गई, दूसरी किरण अभिलंबवत आपतन की स्थिति में सीधी गुजर जाएगी और पहली किरण को बिंदु I पर प्रतिच्छेद करेगी, राइट। ऐसे ही आप लिख सकते हैं। फिर माना कि गोलीय सतह भी, देखो ये अजम्पशन है, जैसे कि हमने अभी तक अपवर्तन जो पढ़ा है वो एक समतल सतह के लिए पढ़ा है वहाँ पर, ठीक है। समतल सतह ड्रॉ की थी मैंने, या कांच की जो पट्टिका ली थी, है ना, वो भी मैंने समतल सतह के लिए वहाँ पर बात की थी। तो जो स्नेल का नियम है, या जो अभिलंब और आपतित किरण अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये जितने भी नियम हैं ये गोलीय सतह के लिए भी उतने ही लागू होते हैं जैसे समतल सतह के लिए लागू होते हैं, राइट। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और उससे भी इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये व्यंजक सूक्ष्म वस्तुओं के लिए है। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि छोटे द्वारक के लिए है। जब द्वारक छोटा होगा तो वैसे ही आप जो डायग्राम ड्रॉ करोगे वो छोटा ही होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में हम जो बिंदु N और P क्या होंगे, नज़दीक होंगे, संपातित होंगे। तो कैलकुलेशन में लास्ट में जाते जाते हम बिंदु N को किससे रिप्लेस करेंगे, P से, ठीक है। और बाकी जो है N1 हवा का अपवर्तनांक है, मतलब कि आप गोलीय सतह को जिस भी माध्यम में रख रहे हैं, हवा अगर पानी होगा तो फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे पानी का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक लिखेंगे, ठीक है। तो गोलीय सतह जिस माध्यम में डूबी हुई है, रखी हुई है, उसका अपवर्तनांक है N1, ठीक है। और ये हमेशा आपको N1 ही लेना है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको यही मतलब कि कन्फ्यूजन नहीं रहे कब N2, है ना। हमेशा कांच का अपवर्तनांक इस पूरे चैप्टर में आपको N2 ही लेना है, ठीक है। अगर आप N1 ले भी सकते हैं लेकिन फिर आपको कन्फ्यूजन रह जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो मैं हमेशा डेरिवेशन कराऊंगा और जो भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको उसमें कांच का अपवर्तनांक हमेशा N2 मान के ही करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको भी N2 ही लेना है। N1 हवा का अपवर्तनांक और N2 उस गोलीय सतह का अपवर्तनांक है, ठीक है। थर्ड, अब आप देखो यहाँ पर N1 लेके आना है मुझे, ठीक है। N1 लेके आना है, U V R ये भी लेके आना है। तो N1, और वैसे यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, अपवर्तन की।
तो n1 क्या है, अपवर्तनांक है, और अपवर्तनांक को आपस में जो रिलेट करता है वो हमारा नियम है स्नेल का नियम, है ना। तो हम लिख सकते हैं स्नेल के नियम से। देखो बहुत सिंपल है, बिल्कुल जैसे मैं बताऊं वैसे ही सोचना है, ठीक है। तो हमें हमेशा रिवर्स बढ़ना है कि हमें चाहिए क्या। तो ये n1 n2 n2 माइनस n1 ये सभी अपवर्तनांक में रिलेशन है और वो बताता हमारा स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम को मैंने अप्लाई करना आपको बताया था सरल तरीके से। तो वापस देख लेते हैं कैसे बताया मैंने, कि आप आपतन कोण को पकड़ो यहाँ पर। अब आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण। तो ये रही आपतित किरण और ये रहा अभिलंब, तो इसके मध्य कोण बनने वाला ये रहा हमारा आपतन कोण। नेक्स्ट अपवर्तन कोण भी चाहिए उसमें, अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब। तो ये हमारा अभिलंब जो सी से गुजर रहा है और ये हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तन के पश्चात किरण। तो ये हो जाएगा हमारा कोण आर, ठीक है। सो यहाँ पर हम कैसे लिखते थे, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई इनटू में किस माध्यम में रखा हुआ, ये आपतन कोण किस माध्यम में है, हवा वाले में ना, n1 अपवर्तनांक में। तो ये हो जाएगा n1 इज इक्वल टू अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, और किस माध्यम में रखा हुआ है, कांच वाले माध्यम में बन रहा है ये आर, है ना, n2 अपवर्तनांक में। सो यहाँ से हमने लिख दिया इसको n2। तो ये हमने लिख लिया सरल रूप में स्नेल के नियम को, ठीक है। अब वैसे हमें साइन यहाँ पर नहीं चाहिए, देखो इस फॉर्मूले में साइन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लघु कोण सन्निकट नियम लगाएंगे। यहाँ पर हम साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं n1, तो साइन आई की जगह हम आई ले लेंगे, n2 इंटू साइन आर की जगह आर रख लेंगे, और इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो n1 और n2 तो आपस में रिलेट हो गए हैं, हालांकि प्लस यहाँ पर माइनस में नहीं आ रहा चिन्ह, है ना, इक्वल टू का साइन है बीच में। लेकिन बस आपको ये समझो कि एक बार किसी भी तरीके से रिलेट तो हो ही गए यहाँ पर n1 और n2, ठीक है। अब मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर I और R एंड रिजल्ट में नहीं है, तो मुझे इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाते हैं, चल को इनको रिमूव करते हैं, क्योंकि एंड रिजल्ट में तो है नहीं ये। तो I यहाँ पर है, यहाँ पर ये R है। अब मुझे यहाँ पर इसको फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए कुछ मानने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो और एक बात है कि जो भी हम यहाँ पर मानेंगे फिजिक्स में वो लास्ट एंड रिजल्ट में नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से कुछ कोण माप लेता हूँ, क्योंकि ये जो किरणें हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण का कुछ झुकाव है। तो हम यहाँ पर सपोज ले लेते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा, इस अभिलंब का झुकाव ले लेते हैं, बीटा इसका ले लेते हैं, गामा। ये आप पर डिपेंड करता है, इसको आप बीटा गामा कुछ भी दे सकते हैं। ये हम अपने इच्छा से अजम्पशन ले रहे हैं यहाँ पर, और अजम्पशन आप चाहे जो ले सकते हैं, और अजम्पशन वैसे ही बाद में जाके हट जाएंगे, ठीक है। देखो इस रिजल्ट में अल्फ़ा बीटा है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमने क्यों लिए इसके बारे में आप देखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि माना कि हमने यहाँ पर लिख लिया आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फ़ा बीटा तथा गामा कोण बनाती है, ठीक है। तो अब हम इनको रिलेट करने के लिए, इस I और R को हटाने के लिए आपस में इनको रिलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है OMC। त्रिभुज OMC में, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। तो इसमें आपको बीच में ऐसे मानना ये है ही नहीं, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें आप देखेंगे कि देखो इस त्रिभुज में जैसे OC भुजा है और CM भुजा, तो इसको एक्सटेंड किया
तो अब यहाँ पर ही जो कोण आई है इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण होगा, ठीक है। सो त्रिभुज OMC में चूंकि आई बाह्य कोण है, बाह्य कोण है, तो आप लिख सकते हैं इसलिए कोण आई का मान, कोण आई का मान इसके सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के योग के बराबर होगा। और इसको आप दे सकते हैं समीकरण 2। और एग्जाम में आपको लिखना है यहाँ पर है ना, बाह्य कोण का मान आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर लिख लिया था, बता दिया था आपको, इसलिए यहाँ पर दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ज़रूर यहाँ पर ये मेंशन करना है। अब नेक्स्ट हम आर की बात करते हैं यहाँ पर। तो आर किस त्रिभुज में है, ये वाला छोटा सा त्रिभुज देखो, तो त्रिभुज MCI में। अब इस त्रिभुज को आप एक बार ध्यान से देखें, M ये वाला C और I, ठीक है, जिसमें I, R और गामा तो आंतरिक कोण है। लेकिन अगर देखो इस भुजा को हमने एक्सटेंड किया तो ये जो बीटा कोण है यहाँ पर, ये है बाह्य कोण होगा। तो इसमें जो है चूंकि बीटा बाह्य कोण है और बाह्य कोण का मान उसके सामने वाले दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये त्रिभुज बीटा कोण है, ये R प्लस गामा के बराबर होगा, R प्लस गामा के बराबर होगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको पक्षांतरण कर लिया तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 3, ठीक है। और चूंकि हमें I और R को हटाना था क्योंकि हमारे एंड रिजल्ट में है नहीं, तो हम क्या करें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर राइट रख लेते हैं। N1 N2 I की जगह क्या रखेंगे, समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू N2 इंटू R की जगह क्या रखेंगे, बीटा माइनस गामा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो नेक्स्ट, N1 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, N1 इंटू अल्फा प्लस N1 इंटू बीटा, यहाँ पर N2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, N2 इंटू बीटा माइनस N2 इंटू गामा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अल्फा बीटा बीटा दोनों सेम टर्म, इनको एक साथ लेके आ जाते हैं ताकि कॉमन आ जाएगा इसमें से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बीटा को उधर लेके चला जाता हूँ और ये वाला जो टर्म है N2 इसको इधर लेके आ जाते हैं। सो N1 अल्फा इस N2 को इधर लेके आया तो ये हो जाएगा N2 गामा, और इस N1 बीटा को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और बीटा आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा N2 माइनस N1, ठीक है। मैंने एक स्टेप स्केप कर दी यहाँ पर, तो N1 माइनस का होगा और बीटा आएगा तो N2 माइनस N1। अब आप देखो यहाँ पर N2 माइनस N1 आ गया, इसका मतलब हम काफ़ी करीब है। N1 भी सेपरेट हो गया, N2 भी सेपरेट हो गया, और यहाँ पर जो माइनस वाली टर्म है N2 माइनस N1 वो भी आ गई, ठीक है। लेकिन हम काफ़ी इसका मतलब करीब है। तो इसको आप समीकरण दे दो, देखो पिछली कितनी समीकरण दी थी हमने, 3, तो इसको समीकरण नंबर आप दे दो 4। अब नेक्स्ट, चूंकि हमने अल्फ़ा बीटा और गामा को अज्यूम किया था, ठीक है, इसलिए जो भी अज्यूम करते हैं इसको वापस हटाना पड़ेगा। और आप ऐसे भी देखें कि ये अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर है नहीं एंड रिजल्ट में, तो इनको हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा, अल्फ़ा कहाँ पर है, तो देखो अल्फ़ा के लिए हम बढ़ते हैं, यहाँ रहा, ये रहा हमारा अल्फ़ा। इस त्रिभुज का कोई कोण है, त्रिभुज OMN का, ठीक है। कैसे हटाएंगे, अल्फा हटाना भी है और UV भी लाना। तो देखो ये भुजा है और भुजा और कोण में संबंध हमें पता है, एक समकोण त्रिभुज है, tan sin ये सारे संबंध होते हैं उनमें, ठीक है। तो वही हम लगाएंगे और सबसे बेस्ट हम लगाएंगे tan वाला।
10 वाला क्यों लगाएंगे? तो क्योंकि लंब और आधार चाहिए हमें। दूसरी बात ये है क्योंकि वहाँ पर लघुकोण सन्निकट नियम जो है फॉलो हो जाता है, राइट। तो हम अब क्या करेंगे, इनको हटाने के लिए हम त्रिभुज के पास चलेंगे। तो त्रिभुज OMN में, त्रिभुज OMN में हम लगा सकते हैं tan अल्फा। tan अल्फा लगाओ। देखो tan अल्फा क्या होता है, LALKKA, लंब बटा आधार। लंब है MN, आधार क्या है ON, ठीक है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं लघुकोण सन्निकट के नियम से, लघुकोण सन्निकट नियम से, क्योंकि डायग्राम हमने समझने के लिए बड़ा बनाया है। वास्तव में अगर M पॉइंट यहाँ होता तो ये अल्फा और छोटा होता, ठीक है। तो लघुकोण सन्निकट से हम जानते हैं कि tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। tan अल्फा को क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। सो इस केस में हमारा ये हो जाएगा अल्फा बराबर MN अपॉन ON, ठीक है। इसी प्रकार हम बीटा और गामा के मान निकालेंगे। तो देखो बीटा, देखो आप, बीटा कौन से त्रिभुज में स्थित है, ये वाला त्रिभुज, एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी प्रकार त्रिभुज MNC में आप लगाएंगे tan बीटा, और tan बीटा होगा लंब बटा आधार। लंब है यहाँ पर MN और आधार हो जाएगा आपका N इंटू NC। वही आप लघुकोण सन्निकट लगाएंगे। सो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लघुकोण सन्निकट से कोण हट जाएंगे, कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए आसान रहता है हमेशा ये नियम। सो हम लिख सकते हैं कि tan बीटा बराबर बीटा MN अपॉन NC, राइट। और इसी तरीके से लास्ट बच गए हमारा गामा का मान। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज गामा कौन सा, ये रहा, इस बड़े वाले त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज लेना है। आपके माइंड में आ सकता है कि सर हमने ये त्रिभुज क्यों नहीं लिया है ना, ये छोटा सा भी ले सकते हैं, लेकिन जो tan साइन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, ठीक है। सो हम इसलिए यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज लेंगे, ये वाला। तो कौन सा लेंगे, त्रिभुज MNI लेंगे। सो MNI में हम लगा सकते हैं tan गामा, और tan गामा होगा लंब होगा MN, आधार क्या है NI, राइट। सो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूँकि हमें पता है tan गामा को हम गामा लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गामा बराबर MN अपॉन NI। और हमारा जो फाइनली पर्पस था कि अल्फा बीटा गामा को हटाना और UV में संबंध लेके आना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 4 में अल्फा बीटा तथा गामा के मान रखने पर रख लो मान यहाँ पर N1 अल्फा का मान क्या है, ये रहा MN अपॉन ON, राइट, प्लस N2 गामा है, गामा का मान अभी हमने निकाला MN अपॉन NI इज इक्वल्स टू बीटा का मान ये रहा MN अपॉन NC, और ये कोष्टक में बच गया N2 माइनस N1। अब देखो MN इधर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से ये MN से MN कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, N1 अपॉन ON, N2 अपॉन NI इक्वल्स टू 1 अपॉन NC, ये हो जाएगा N2 माइनस N1, ठीक है। अब आप देखेंगे ON NI, ठीक है। अब देखो N एक्चुअली में ये जो ON है U है, लेकिन U हम P से लेते हैं, N से नहीं लेते, राइट।
और चूंकि हमने डायग्राम को बड़ा बनाना था इसलिए हमने लम डाला था यहाँ पर, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ये व्यंजक छोटी वस्तुओं के लिए है तो इस स्थिति में हम n को किसके इक्वल लेंगे, p के। ठीक है, तो आपको रिप्लेस करना है, तो हम नेक्स्ट में ले लेते हैं n1 अपॉन OP प्लस n2 अपॉन क्या था, n2 अपॉन यहाँ पर PI हो जाएगा, PI, और ये हो जाएगा ऊपर n2 माइनस n1 अपॉन यहाँ पर NC की जगह हो जाए, n की जगह P रखना है तो PC हो जाएगा, PC, राइट। सो यहाँ पर अब देखो आपको बस मान रखने हैं, देखो लगभग आ गया n1 n2 n2 माइनस n1। ठीक है, अब आपको जो मान रखने हैं हमेशा चिन्ह परिपाटी से रखने हैं। सो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से OP क्या है, देखो OP है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी है OP, और आप इसको क्या लेंगे, अब प्लस लेंगे या माइनस, तो इसके लिए मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बताई थी। आपतित किरण पकड़ो सबसे पहले, ये रही आपतित किरण। ठीक है, ऐसे जा रही है आपतित किरण यहाँ पर, है ना, तिरछा, या ये भी देख लो आपतित किरण। अब यहाँ पर हम जो दूरी लेते हैं वो ध्रुव से लेते हैं, और इस दूरी को यहाँ पर O तक नापने के लिए यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे आप, तो क्या बढ़ेंगे आप, विपरीत जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर माइनस लेंगे। जब हम विपरीत बढ़ते हैं आपतित किरण की दिशा में तो माइनस लेते हैं, और ये हो जाएगा माइनस U लेंगे, राइट। इसी तरीके से आप PI देखें तो P से I की दूरी है प्रतिबिंब की दूरी, V से डिनोट करते हैं इसे। और अब देखो ये रही हमारी आपतित किरण की दिशा, और इसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो क्या लेंगे, धनात्मक। सो हम यहाँ पर जो दूरी है प्रतिबिंब की दूरी आप लेंगे PI, और ये लेंगे आप पॉजिटिव। ठीक है, और नेक्स्ट बच गया हमारा ये R है ना, ये PC दूरी। नेक्स्ट है हमारा है R यानी कि PC है ना, ये P से C। अब इसको भी मेज़र करने के लिए आप आपतित किरण की दिशा में बढ़ेंगे। सो PC बराबर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, और इसको अपन लेंगे प्लस R ही लेंगे। इस मान को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो n1 OP दूरी माइनस U प्लस n2 PI दूरी है V, n2 माइनस n1, और PC दूरी हो गई R। फिर लास्ट देखो यहाँ पर ये लेके आना है, यानी कि मुझे इस टर्म को आगे लेके आना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम एंड रिजल्ट को देखते देखते इस डेरिवेशन को हमने डेराइव कर लिया है। यही था हमारा रिजल्ट। ठीक है, देखो सेम है बिल्कुल यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन करना था ना। एक बार मैं वापस आपको क्विकली बता लेता हूँ कि क्या करना क्या है हम आखिर। तो देखो सबसे पहले आपको इसके लिए एंड रिजल्ट पता होना चाहिए। गोलीय पृष्ठ है तो गोलीय पृष्ठ आपने बना दी और एक प्रतिबिंब बना दिया, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु ही प्राप्त होगा। एक किरण अभिलंब की ओर झुक गई, दूसरी बिना विचलन के सीधी गुजर गई। ठीक है, और ये जो दूरियां हैं ये आप बता सकते हैं। हमें पता है वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब को V से, है ना। तो यहाँ पर आपने डिनोट कर दी। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे थ्योरी वाला पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया बहुत आसान होता है। और अगर आपके लिए आसान नहीं है तो आपको फिर जैसे मैंने बताया वैसे सोचने की ज़रूरत है, राइट। और जो मेन पॉइंट है वो लिखने, ना तो ज़्यादा लिखनी थ्योरी ना कम लिखनी, राइट। थर्ड स्टेप में हम कहते हैं कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर वही अगेन एंड रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। तो देखो मैंने कैसे बताया कि जैसे मुझे अपवर्तनांक में संबंध चाहिए, तो अपवर्तनांक में संबंध बताने वाला होता है हमारा स्नेल का नियम। ठीक है, हम स्नेल के नियम से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये देखो n1 स्नेल का नियम अप्लाई किया और फिर लघुकोण सन्निकट लगा लिया, क्योंकि बेसिकली ये जो व्यंजक है छोटे द्वारक या छोटी वस्तुओं के लिए है। यहाँ पर समीकरण 1 आ जाएगी। अब मुझे देखो एंड रिजल्ट में I और R नहीं चाहिए, और इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, और भुजा में संबंध प्राप्त करने के लिए हमें इन त्रिभुज का सहारा लेना पड़ेगा। और त्रिभुज अगर आप बनाएंगे तो वहाँ पर कोण तो आपको दर्शाना ही पड़ेगा ना, बिना कोण के आप भुजाओं में कैसे संबंध प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए मैंने अपनी इच्छा से अल्फा बीटा गामा अज्यूम कर लिया। मैंने कहा ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर बीटा हो गामा हो, ठीक है।
मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कोण, और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा ज्योमेट्री का रूल्स है जो कि मैंने बताया था, बाह्य कोण का मान आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इससे होगा ये कि जो आपका आई और ये जो आपस में आपने अज्यूम किए कोण आपस में रिलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बाह्य कोण आई है, इसके दो सामने वाले कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बीटा है इस त्रिभुज का बाह्य कोण है और बीटा का मान गामा प्लस आर के बराबर होगा। हमें आर चाहिए था तो मैंने इसका पक्षांतरण कर लिया। अब आई और आर के मान आप समीकरण 1 में रख लेंगे। तो आई और आर तो ख़त्म हो गए, है ना, यहाँ पर आई और आर चाहिए नहीं था, वो तो टेंशन हटी अपनी। अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया और आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद में ये रिजल्ट आया, है ना। और इस रिजल्ट आने के बाद हमें थोड़ी सी शांति मिली कि अच्छा n2 - n1 तो आ गया, एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ ही जाता कि हाँ बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। उसके बाद में अब मुझे ये सोचना है कि अल्फ़ा बीटा गामा है नहीं यहाँ पर, वैसे ही हमने अज्यूम किए थे, इनको हटाना है और हटाने का एक ही तरीका है, एल कोण और भुजा में संबंध। ठीक है, तो tan अल्फ़ा लगाएंगे हम और लघुकोण सन्निकट लगा के ये वाली इक्वेशन आएगी। इसी तरीके से हम बीटा के साथ करेंगे, गामा के साथ करेंगे और ये मान रखेंगे। तो कॉमन वाली टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली टर्म बचेगी यहाँ पर। और एक बात, क्योंकि हम अगर वास्तव में देखा जाए तो ये बिंदु M यहाँ होता, लेकिन हमने समझने के लिए यहाँ पर अच्छा डायग्राम बनाने के लिए बड़ा बनाया। तो इस स्थिति में अगर M यहाँ होता तो P और N दोनों एक ही जगह होते, इसलिए हम यहाँ पर P को N की जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी दूरियाँ होती है वो P से ही मेज़र करते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, P रख लिया N की जगह। अब ये लगभग आपका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको चिन्ह परिपाटी लगानी, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा आपको बार बार हमने यूज़ भी की है और आई होप आपको समझ में आ गई होगी चिन्ह परिपाटी कैसे लगानी है। ठीक है, सो चिन्ह परिपाटी लगाई और आपने ये व्यंजक प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट इसका एक अन्य रूप और है जो आपको देखने को मिलेगा बुक्स में। अगर आपने इस समीकरण में दोनों तरफ n1 का भाग दे दें, ठीक है, तो दोनों पक्षों में n1 का भाग देने पर तो क्या होगा, देखो n2 ऑलरेडी है, n1 का आपने भाग दे दिया, ये v लिख दिया मैंने, माइनस n1 अपॉन n1 का भाग दिया मैंने, u लिख दिया, इक्वस टू यहाँ पर ऊपर भाग देंगे तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 और ये आ जाएगा अपना r। सो यहाँ देखो आप n1 से n1 कैंसिल आउट हो गया, n1 से n1 कैंसिल आउट हो गया, और इस n2 अपॉन n1 की जगह हम ये लिख सकते हैं n, ओनली n है ना, जहाँ पर n का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो n2 अपॉन n की जगह हम n पुट कर लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n2 अपॉन n1 की जगह हम रखेंगे n, यहाँ कट गया ये वाला, माइनस 1 अपॉन r। तो ये एक इसका अन्य रूप है। बस आपको केवल ये याद रखना है, अगर ये याद है तो आप यहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे दे देते कि ये व्यंजक व्युत्पत्ति कीजिए और कई बार आपको इस तरीके से भी दे देते हैं। ठीक है, इन सब से इम्पोर्टेंट है अभी हम इस रिज़ल्ट का, ये जो एंड रिज़ल्ट हमने अभी डेराइव किया है, इसका अपन आने वाले डेरिवेशन में, जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला या लेंस निर्माता समीकरण, ठीक है, उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। और उसके लिए मैं आपको लिखना बता देता हूँ, दूसरा आपको याद करने में भी आसानी रहेगी कि हम वहाँ पर किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आपको ये डायग्राम है आपके सामने, सबसे पहला स्टेप इसमें आपको वस्तु को देखना है। वस्तु कहाँ पर है, ये रही ऑब्जेक्ट, और वो किस माध्यम में है, किस अपवर्तनांक वाले माध्यम में है, n1 वाले में है। तो आपको बट्टे में u लिखना है, वस्तु की दूरी को लिखना है, उसके बाद में वस्तु जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम का अपवर्तनांक लिखना है। बस इतना सही करना है। ठीक है, ये अगर आपने टर्म लिख ली बस ख़त्म हो गया। उसके बाद में बचा हुआ हमें पता है प्रतिबिंब की दूरी भी आनी है, तो उसके लिए अपवर्तनांक होगा n2। n1 जब हमने लिख दिया बचा हुआ n2 ही होगा। और अब यहाँ पर अगर n2 है और बाद में n1 है तो यहाँ पर भी आप आगे लिखेंगे n2 माइनस n1 अपॉन बचा हुआ क्या हो गया, r हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस बता रहा हूँ इसको मैं। आपको सबसे पहले वस्तु को लेना है, वस्तु की दूरी को लेना है, उसके बाद देखना है कि वो वस्तु किस माध्यम में स्थित है, उसका अपवर्तनांक लिख देना है। बाकी बचा हुआ सारा एज इट इज लिख देना है यहाँ पर। और आगे n2 है तो यहाँ पर भी आगे n2 ही रहना चाहिए।
ठीक है। खैर यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि वस्तु कहाँ पर है, लेकिन जब हम लेंस निर्माता फॉर्मूला पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। इस बात की इम्पोर्टेंस आपको वहीं पता पड़ेगी। तो खैर आज के लिए जो मैंने अभी बताया आपको, एक बार इसको घर पे बिना देखा देख इसको एक बार प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपको पता पड़ेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है।